हाँ, प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले चैप्टर में हम लोग जैव प्रक्रम के डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़े थे। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं? जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें विशेष मानव अंग वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अतः श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिकों यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह क्रिया कुछ एंजाइमों की सहायता से सामान्य ताप पर संपन्न होती है। कुछ सूत्र दिए गए हैं। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। C6H12O6 + 6O2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ऑक्सीकृत हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विखंडन इसका हो रहा है और 38 एटीपी ऊर्जा रिलीज होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन की क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला ऑक्सिक श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और दूसरा होता है अनऑक्सिक श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सिक श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और सभी जीवधारियों में होती है लगभग। अनऑक्सिक श्वसन यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है तथा यह क्रिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया, उसमें जो है अनऑक्सिक श्वसन की क्रिया से श्वसन की क्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है तथा एथिल अल्कोहल C2H5OH तथा CO2 का निर्माण होता है। यह क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस तथा कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें एक अणु ग्लूकोज से 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ जो सूत्र दिया है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। पायरुविक एसिड बनता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथाइल अल्कोहल C2H5OH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक और क्रिया होती है जिसमें लैक्टिक अम्ल डिपोजिट होना शुरू हो जाता है और प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। लैक्टिक अम्ल डिपोजिट होने के कारण ही थकान का अनुभव होता है। मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के डिपोजिशन के कारण होता है। अब श्वसन तंत्र के जो कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं जिसमें यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह है नेजल पैसेज, नासा गुहा। नासा गुहा से श्वसन ऑक्सीजन क्या होता है? इनटेक किया जाता है, अंदर लिया जाता है। ये हो गया कंठ, श्वास नली जिसको ट्रेकिया कहते हैं। ये ग्रसनी हो गया, फेरिंग्स, फूड पाइप। एक प्रधान श्वास नली होती है मुख्य रूप से। ये है लंग्स जिसको पल्मोनरी या फुफ्फुस कहते हैं। फेफड़ा, डायाफ्राम और यहाँ पे हार्ट पाया जाता है।
इसमें देखिए मानव में मुख्य अंग जो है श्वसन अंग निम्नलिखित हैं। पहला नसिका, जिसको नेजल कैविटी कहते हैं, या नासा द्वार। दूसरा नासा गुहा। तीसरा है नासा ग्रसनी फायरिंग्स। चौथा है लैरिंग्स कंठ। और पांचवा है ट्रेकिया श्वास नली। और छठवां है श्वसनिकाएं, जो फेफड़े में इधर पतली पतली, यहाँ पे श्वसनिकाएं देखिए, श्वसनिकाएं, श्वसनी, और वह जो ब्रांच हो जाती है तो श्वसनिकाओं का निर्माण करती है। ये पूरा फेफड़ा है। यहाँ पे क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है, रुधिर कैपिलरीज है। और यहाँ पे ब्रांकस और ब्रांक्यूल्स पाए जाते हैं। ये है डायफ्राम, यहाँ पे हार्ट बीच बीच में पाया जाता है। तो ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। अब इसमें देखिए, इसमें नेजल पैसेज के द्वारा ऑक्सीजन क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है। श्वासोच्छ्वास तंत्र एक जोड़ी वायु नसिका द्वारों में बाहर वायुमंडल की ओर खुलता है। नासा द्वार से वायु नासा गुहा नेजल कैविटी में प्रवेश करती है। नासा गुहा ग्रसनी के पिछले भाग में खुलती है। नसिका से ग्रसनी तक के मार्ग में वायु को शरीर के ताप पर गर्म तथा नम किया जाता है। साथ ही वायु में उपस्थित धूल कण नासा गुहा में उपस्थित ग्रंथियों के द्वारा स्रावित श्लेष्मा द्वारा रोक लिए जाते हैं। नासा ग्रसनी से वायु कंठ लैरिंग्स में आती है। कंठ छोटा सा कक्ष होता है जो ग्रसनी तथा श्वास नली के बीच संयोजक का कार्य करता है। कंठ में खुलने वाली श्वास नली ट्रेकिया का ऊपरी सिरा ग्लाटिस कहलाता है। यह एक पत्ती के आकृति के उपास्थ युक्त कपाट कार्टिलेजिनस वाल्व के द्वारा ढका रहता है, जिसको इपिग्लाटिस कहते हैं। श्वास नली नलिकाकार संरचना होती है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह कंठ के पिछले भाग से प्रारंभ होकर के वक्ष गुहा थोरैसिक कैविटी के मध्य तक फैली होती है। यहाँ पर यह दाहिनी ओर और बाईं ओर प्रधान श्वसनियों, जिसको ब्रांकाई कहते हैं, में विभक्त होकर फुफ्फुस में प्रवेश करती है। फुफ्फुस दो होते हैं, जो वक्ष गुहा में दाहिनी तथा बाईं ओर स्थित होते हैं। इनके ठीक नीचे एक गोलाकार पृष्ठ के रूप में पेशीय डायफ्राम, ये जो दिया है डायफ्राम, ये जो डायफ्राम दिया है, ये डायफ्राम होता है। यह डायफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी से पृथक करता है। फुफ्फुसों के भीतर प्रधान श्वसनियाँ क्रमशः विभाजित होकर द्वितीयक श्वसनियाँ यानी ब्रांक्यूल्स में विभाजित हो जाती हैं। अंततः अंतिम श्वसनिकाएं ब्रांक्यूल्स कहलाती हैं। अंतिम श्वसनिका पुनः विभाजित होकर अनेक कूपिका अथवा वायुकोशल एल्वियोलाई में खुलती हैं। दोनों फुफ्फुसों में कुल मिलाकर लगभग 30 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं। संपूर्ण फुफ्फुस 2 परतों के झिल्ली-नुमा आवरण से ढके होते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जो घर्षण को कम करके फुफ्फुसों के संकुचन एवं प्रसारण को सुगम बनाता है। इस झिल्ली-नुमा आवरण को फुफ्फुसावरणी प्ल्यूरा कहते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि। कैसे हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, कैसे हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, कैसे लंग्स का आयतन बढ़ता है, यही इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तथा वायु को तो
बाहर की वायु नासा द्वार से प्रवेश करके श्वास नली तथा श्वसनिकाओं से होते हुए कोशिकाओं में प्रवेश करती है। इसे अंतः श्वसन इनहेलेशन कहते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेना। फुफ्फुस में वायु का प्रवेश वक्ष गुहा के फैलाव एवं सिकुड़ाव के कारण होता है।